या तो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने कल कोलिजन्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था सीखना, एंड आई विल जस्ट ब्रीफली रिवाइज कि हमने कल क्या सीखा था। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे विथ मास m1 एंड मास m2, both moving along the same direction in the same along the same line, और अगर कोलाइड होना है तो u1 has to be greater than u2 because u1 is following u2. तो u1 minus u2 इसको बोला था हमने velocity of approach. So this was called as velocity of approach ua. Then at the time of collision, basically first object will exert force on second and second will exert force on first. So force on first due to second and force of second due to one. तो इस केस में डजंट मैटर कि दोनों बॉडीज मूविंग है या एक बॉडी रेस्ट पे है, हमेशा एक्शन रिएक्शन होगा. एग्जाम्पल, जब मैं जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल व्हेन यू पंच अ वॉल, तो उस केस में भी वॉल रेस्ट पे है बट वॉल exerts a reaction force on you. तो ये जो होता है ये always in the pair of action reaction होता है, doesn't matter if one of the objects is at rest. Okay, तो हमेशा action reaction होगा. Now the thing is, after collision, object 1 went away with velocity v1, final velocity object 1 का v1 हो गया था और second का हो गया था v2. और ये जो था v2 माइनस v1, इसको हमने बोला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vs, राइट. देन हमने डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रेशियो ऑफ vs बाय ua. तो ये हमें मिल गया था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, राइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. Okay, so this was the definition of coefficient of restitution. Now the idea is, ये coefficient of restitution हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया था? क्योंकि अब हर बार ये कोलिजन इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है, बिकॉज कोलिजन को हमने ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक था जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा. देखो, कोलिजन में हमेशा ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. So linear momentum is always a conserved quantity. मतलब initial linear momentum of the entire system is equal to final linear momentum of the system, right? Individual particles under collision जो है, जैसे इस केस में वन और टू ऑब्जेक्ट है, इनका इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है क्योंकि इनका इंडिविजुअल वेलोसिटीज चेंज हो रहा है, बट टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. देन हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कोलिजन्स को, एक में जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा और एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड अगर है तो हम उसको बोलेंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड देन हम उसको बोलेंगे बेसिकली इलास्टिक. अगर कंजर्व नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे इनइलास्टिक, राइट. इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. उसके बाद हमने देखा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद कंबाइन होकर सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड दे मूव अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन. तो ब्रीफली मैंने आज रिवाइज कर दिया. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब हमको देखना है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या आएगा और इलास्टिक के लिए क्या आएगा. ऑलराइट, तो आज हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आगे का पार्ट देखेंगे. We have already defined it. Now let's see what is coefficient of restitution for perfectly inelastic collision. So E for that is coefficient of restitution for perfectly inelastic collision. बहुत सिंपल है. As I told you, perfectly inelastic collision में क्या होता है? Perfectly inelastic collision में basically objects combine together. collision के बाद दोनों objects
they will combine together and go together. मतलब फाइनल वेलोसिटी इस केस में अगर आप बोलोगे तो v2 इक्वल टू v1 है, इसका मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 है, जिसको हमने बोला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. Therefore E, which was defined as v2 minus v1 upon u1 minus u2, it is 0, क्योंकि v2 minus v1 ही 0 है, right? What does that mean? This means that for an head-on collision, coefficient of restitution is 0 in case of perfectly inelastic collision. Therefore, E is equal to 0 for a perfectly inelastic head-on collision. Head-on मतलब आपको मैंने बताया था कल के लेक्चर में that head-on का मतलब होता है when the colliding particles or colliding objects are moving along the same straight line before and after collision. So they are moving along same straight line, right? Okay, so E basically is 0, right? And now let us see what is coefficient of restitution for a head-on collision which is elastic. So coefficient of restitution, coefficient of restitution for or during a head-on elastic collision. Head-on elastic collision, right? So here we have to derive. हमको इसके लिए E का पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और E का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है. इट इज द सेम, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसमें कोई चेंज नहीं है. बट देन व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमको v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 में रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा. इट इज अ वेरी सिंपल केस. ओके, सो लेट अस कंसीडर elastic head-on collision of two particles or objects of masses m1 and m2 respectively. m1 and m2 respectively. Let u1 and u2 be initial velocities of the particles and v1 and v2 be the corresponding final velocities. After collision. So this much data we have. हमको सिर्फ जो पता है हमको वो लिखना है. And what we know is there are two particles with masses m1 and m2, and initial velocity before collision is u1 u2, and final velocities are v1 and v2. इतना हमको पता है. Okay, now keep knowing this information. हम लोग v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 में रिलेशन बना सकते हैं. कैसे? फर्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया था कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सो लीनियर मोमेंटम is always conserved therefore what you can write is initial linear momentum is equal to final linear momentum. What is initial linear momentum? पहले ऑब्जेक्ट का linear momentum प्लस सेकेंड का, यहाँ पे भी पहले ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन डिनोटेड बाय अ प्राइम, एंड सेकेंड का आफ्टर कोलिजन. If you don't want to increase this step,
that is okay. We'll just scrap this step, doesn't matter really. Initial linear momentum of first object is m1 u1 plus m2 u2, and after collision m1 v1 plus m2 v2, because this is what is happening, right? तो initial objects का speed था u1 u2 and final था v1 v2, तो momentum is just mass into velocity. तो initial पहले object का linear momentum था m1 u1, दूसरे का था m2 u2. Final momentum of first object is m1 v1 and that of second is m2 v2. अब next step is m1 m1 के terms को एक side पे लाओ और m2 m2 को दूसरे side पे ले जाओ. तो m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2. तो m1 common, u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2. Equation number 1. Okay, right. So let us keep this equation as it is. And now let's talk about kinetic energy, क्योंकि ये elastic collision है. If you remember correctly, this case under discussion is of elastic collision, और elastic collision में kinetic energy भी conserved होता है, right? As the collision is elastic, kinetic energy is also conserved, which mean you already know that half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. हाफ हाफ कॉमन निकल के कैंसल आउट होगा और m1 के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे, m2 के टर्म्स राइट हैंड साइड पे जाएंगे, तो ये होगा आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर. तो आप इस केस में you can just take out m1 common again and you can write u1 square minus v1 square, and m2 common and you can write v2 square minus u1 u2. This will be, if I just shift here m1 u1 m1 v1 square v2 I got u2. This is a slight correction here, right? So m2 common and u2 square, doesn't matter, just a simple small correction. Okay, good. Now अगर आपको पता होगा a square minus b square is a minus b into a plus b, तो आपको मिलेगा m1 u1 minus v1 u1 plus v1. Okay, a square minus b square is a minus b into a plus b. m2 is equal to v2 minus u2 and v2 plus u2. इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, राइट? सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by equation number 1. So what you will get is this: m1 u1 minus v1 u1 plus v1 divided by left hand side of equation 1 m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2 v2 plus u2 divided by m2 v2 minus u2. तो m1 m1 कैंसल, ये हो गया कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल, राइट? तो वो कैंसल कैंसल जो है वो होता रहेगा, बट व्हाट विल बी लेफ्ट इज u1 plus v1 equal to v2 plus u2.
तो जो बचेगा दैट इज u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2. Okay, so this will be u1 minus u2, v2 minus v1. But wait a minute, do we remember something like this doing earlier? हमको पता है ये है velocity of approach और ये है velocity of separation, है ना. u1 minus u2 was velocity of approach and v2 minus v1 was velocity of separation. Therefore, what we will get is Vs upon UA is equal to 1. But velocity of separation upon velocity of approach is coefficient of restitution. So E is equal to 1. Since Vs by UA is equal to E, तो हमको मिल गया E equal to 1 for elastic collision. और for perfectly inelastic collision के लिए E का वैल्यू था 0. मतलब ये कि किसी भी कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. मतलब ये अगर E की वैल्यू 0 हुई तो वी आर टॉकिंग अबाउट perfectly inelastic collision in which two objects will combine together after collision and go together as one object. दोनों ऑब्जेक्ट कम्बाइन हो जाएंगे और साथ में एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट जाएंगे. अगर E की वैल्यू 1 हुई तो हम द केस अंडर स्टडी इज इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. If the value of E is anywhere in between 0 and 1, that means you're talking about inelastic collision, not perfectly inelastic, but inelastic collision, right? Therefore, E equal to 0 implies that the collision is perfectly inelastic and E equal to 1 implies that the collision is elastic. Therefore, for any collision, E will be greater than 0 and less than 1, right? Equal to 0 आया तो perfectly inelastic, equal to 1 आया तो elastic, in between inelastic, not perfectly but just inelastic in between, right? तो बहुत simple सा case था. It is extremely simple. Now we have to go through what are the final velocities. Okay, तो ये जो topic है, it is given in very short in your books and derive नहीं करके दिया है, हम लोग करेंगे. So what is our next task? Our next task is to find out velocities, final velocities after the collision. क्योंकि देखो u1 u2 were initial, after collision the velocities are becoming v1 and v2, so we should have an equation in hand to find out the final velocities. So let's see expressions for final velocities. After a head-on elastic collision. Head-on elastic collision. Now we have everything that we need to derive equations for V1 and V2. Everything, मतलब if you see, हम लोग equation number 1, m1 equal to u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2, और equation number 3, इसका यूज करके हम लोग
V1 और V2 का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ M1 M2 U1 U2, क्योंकि व्हाट वी नो इज, हमें क्या पता है, हमें मास पता होगा, राइट, वी नो व्हाट आर द मासेस ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स। देन हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, तो वी नीड अ इक्वेशन ऑफ V1 एंड V2 in terms of M1 M2 U1 U2, तो कैसे डिराइव करेंगे? So first of all I will put this equation here. We know that, okay, कौन कौन सा इक्वेशन हमको लगने वाला है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? M1 U1 minus V1, we know that from conservation of linear momentum, हमें क्या मिला? M1 something here inside bracket is equal to M2 something inside bracket. You just have to know कि ये U1 minus V1 था या V1 minus U1 था, जो भी था, that thing you need to remember, okay, you have to remember। याद होगा तो ठीक, नहीं तो it will be again you have to derive। बहुत simple है, you can derive it orally। अगर याद नहीं रहा ना, see in case if you don't remember, वापस करो, M1 U1 equal to M1 U1 plus M1 V1 equal to M2 U2 plus M2 V2, तो वो आप कर सकते हो, एंड फाइनली यू विल एंड अप अगेन एट दिस इक्वेशन। तो u1 minus v1 and v2 minus u2, बट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा वापस से। तो u1 minus v1, here it was v2 minus u2, something like this, equation number 1। and from conservation of kinetic energy and linear momentum both, what we have obtained is also from conservation of kinetic energy, because we are talking about elastic collision, we have what we have is equation number 3, जिसने जो आपको बताता है velocity of approach is equal to velocity of separation। ये इक्वेशन 1 और 3 हमने डिराइव करके रखे हैं। Our task is to find v1 v2 both। कैसे करेंगे? सिंपल है, if I can write from here v2 is equal to u1 minus u2 plus v1, इक्वेशन नंबर 4। क्या किया हमने? सिर्फ v2 इक्वल टू ये v1 को शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड पे, एंड वी हैव दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 in equation number 1, what you will get is simple, m1 u1 minus v1 equal to m2 v2, v2 is u1 minus u2 plus v1 and minus u2, right? तो आपको मिलेगा ये m1 u1 minus v1 equal to m2 u1 plus v1 minus 2 times of u2। देन हमारा टास्क क्या है? v1 और v2 फाइंड करना। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्वेशन में से, कौन से इक्वेशन में से? इक्वेशन नंबर 1 में से v2 को एलिमिनेट किया, क्योंकि जब मैं एक ऑब्जेक्ट का, अगर पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो इक्वेशन से हटाना पड़ेगा। तो m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 u1 plus m2 v1 minus 2 m2 u2। then of course if you want to find out v1 you have to, आप लोगों को अगर v1 चाहिए तो आपको v1
जिस जिस टर्म में है उसको एक साइड पे रखना पड़ेगा, सिंपल, और बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड पे लेके जाना पड़ेगा. तो we are just rearranging terms here. Therefore, what you will do is m1 u1 minus m2 u1 plus 2 times of m2 u2 equal to m2 v1 और वहां का m1 v1 यहाँ पे आके प्लस हो गया. ओके, गुड. तो मैं क्या कर सकता हूँ अब, इस पहली टर्म में से मैं m1 माइनस m2 लिख देता हूँ u1 कॉमन, प्लस 2 m2 u2 आ गया, और यहाँ पे जो है आपके पास v1 कॉमन आएगा, m2 प्लस m1 आएगा. गुड. हमें क्या चाहिए था, v1 चाहिए था. देयरफॉर v1 इक्वल टू, अभी m1 प्लस m2 से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो मुझे मिल गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ये आ गया आपका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन फॉर, या फिर इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर कोलिजन. राइट, मैं रिपीट करने वाला हूँ आफ्टर वी डिराइव v2, पूरा रिपीट करूंगा, देन वी विल बी डिस्कसिंग स्पेशल केसेस आल्सो. अब v2 फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. कौन से दो मेथड्स? पहले हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन 3 को रीअरेंज करके v2 इक्वल टू लिखा था. अब मैं वैसे ही इक्वेशन 3 को रीअरेंज करके v1 इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2 ऐसा इक्वेशन 5 बना सकता हूँ, और इक्वेशन 5 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मेथड नंबर 1. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 एंड अगेन ये सब पूरा करते बैठो मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2, मैं इसको इक्वेशन 6 बोल देता हूँ, और यहाँ पे इक्वेशन 6 में लेफ्ट हैंड साइड पे v1 है, उसके जगह पे मैं ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो भी आंसर सेम आएगा. तो इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस कि हम लोगों को कैसे डिराइव करना है. यू जस्ट हैव टू थिंक ओनली वन थिंग. एक ही चीज है वहां पे, अगर मुझे v1 चाहिए तो इक्वेशन से v2 हटाओ, अगर मुझे v2 चाहिए तो इक्वेशन से v1 हटाओ, बस इतना ही करना है. मैं बार बार बोलता हूँ, कोई फिजिक्स डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये है हाउ यू थिंक, ओके, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द सब्जेक्ट. तो अब आई विल गो विद एनी ऑफ दिस मेथड, दोनों का आंसर सेम मिलेगा. सो आई वुड जस्ट डू वन थिंग, इक्वेशन 5 और 6 का यूज कर लूंगा, क्योंकि 1 का यूज पहले कर चुके हैं, तो वैसा ही ये सब सिंप्लीफिकेशन होने वाला है आपका. राइट, सो from equation 5 and 6 देखो, equation 5 that gives me v1 v2 minus u1 plus u2 v2 minus u1 plus u2 equal to, राइट हैंड साइड पे जो था मुझे तो याद ही रह जाता है, तो कैसे याद रखना मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. दिस इज वेरी सिंपल थिंग टू रिमेम्बर, ओके, एंड दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर JEE नीट. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं पूरा इक्वेशन. देयर इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन. एनीवेज, आई विल टेल यू व्हाट इज अ ट्रिक. गुड, समझ लो. हमें क्या चाहिए, v2 चाहिए, तो डेफिनेटली v2 चाहिए, तो फिर ये u1 u2 सब वहां जाएगा, तो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1, ये माइनस का वहां जाके प्लस u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, वो प्लस का माइनस u2. अब पहले दो टर्म में से मैं u1 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिला m1 माइनस m2
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में से u1 कॉमन निकला, प्लस और इन दोनों में से u2 कॉमन निकलेगा, u2 कॉमन निकल गया, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये आपको मिलेगा u1 आउटसाइड ब्रैकेट m1 माइनस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 2 times of m2 minus m1 minus m2. Remember, when you are multiplying here, m1 plus m2 दोनों माइनस होंगे, तो you need to know this. Okay, upon m1 plus m2. So simplifying this equation, you will get v2 is equal to u1 और ऊपर कैंसल और ये 2 टाइम्स ऑफ m1 आएगा ऊपर अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, प्लस यहाँ पे भी 2m2 में से एक m2 गया, तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 आएगा हियर. ओके, तो ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन. थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, आई डोंट वांट थिंग्स टू बी कंजेस्टेड. m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2. ये मिल गया आपको इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. तो इक्वेशन नंबर 6 was final velocity of first after collision, and equation 7 is final velocity of second object. So equation 6 gives final velocity of object 1 after collision, and equation 7 gives final velocity of object 2 after collision. Right. Okay, so आज मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मुझे रिवाइज करवाना है सारा. थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. डिफिकल्ट क्यों जाता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में शॉर्टकट्स है. बाय सिंपल मैनिपुलेशन यू गेट दिस. बहुत जगह पे ऐसा बोला होता है, जब आप करने बैठते हो तो 2-3 पेज भर जाते हैं. देखो, आई विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट यू टुडे. सबसे पहला चीज क्या था कि हम लोगों को, तो वी आर गोइंग फॉर समरी एंड स्लोली. हम लोगों को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सबसे पहला आज हमने देखा व्हाट इज E for perfectly inelastic collision. हमें पता है perfectly inelastic collision में दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. जैसे 2 balls of mud, 2 मट्टी के बॉल कोलाइड हुए, दे कंबाइन टुगेदर एंड देन दे मूव टुगेदर विद सेम वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी. तो v2 इक्वल टू v1 होता है. इसका मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 होता है. इसका मतलब E की वैल्यू आपकी सीधा सीधा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होने की वजह से सीधा 0 आएगी. सो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0. राइट. सो दिस हैज मेड आवर वर्क सिंपल. हमें अभी पता है कि E की वैल्यू 0 आ गई, तो वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कोलिजन वी आर टॉकिंग अबाउट. If E is 0, we are talking about perfectly inelastic collision. दूसरा,
दूसरा हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन की, और फिलहाल हम लोग हेड ऑन कोलिजन की ही बात कर रहे हैं, मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन की ही बात कर रहे हैं। 2D कोलिजन हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलास्टिक कोलिजन, अब इलास्टिक कोलिजन में एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मैंने सिर्फ क्या किया, m1 कॉमन निकालने के लिए मैंने m1 के टर्म्स को एक साइड पे लाया था और m2 के टर्म्स को मैं दूसरे साइड पे लेके गया था। दैट्स ऑल आई हैव डन। तो इसमें से m1 कॉमन निकल के u1 माइनस v1 आ गया इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 आ गया। इसको मैंने कुछ इक्वेशन नंबर दिया था विच आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, मे बी 1, doesn't matter, we are just talking about summary here। दूसरा, ये कहाँ से आया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल से। क्योंकि हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जीज भी कंजर्व्ड होती है। और जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया है या फिर अच्छे से देखा है उसको, तो इट वाज वेरी सिंपल, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, क्योंकि हाफ हाफ पहले ही कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर चुके हैं हम लोग। फिर मैं वही कर रहा हूँ, m1 के टर्म्स को एक साइड पे रख रहा हूँ और m2 के टर्म्स को एक साइड पे रख रहा हूँ। तो m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। फिर m1 कॉमन निकाल लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन निकाल लिया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। देन m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 into v2 plus u2, right? We have done a very simple thing here, a square minus b square का फॉर्मूला यूज किया है, a minus b into a plus b, right? Okay, let us call this as equation number 2, right? तो हमको ये equation 2 मिल गया। Now what we are going to do is, हम सिर्फ equation 2 को equation 1 से डिवाइड कर देंगे, right? तो equation 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, मतलब m1u1 माइनस v1 अपॉन m2v2 माइनस u2। तो जो जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल आउट करना है। तो हमको मिल गया u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो याद ही ऐसा रखा जाता है वो, for an elastic not inelastic, elastic collision के लिए u1 plus v1 equal to u2 plus v2। this is how you have to remember because this is what we have obtained। इसका मतलब ये कि u1 minus u2 equal to v2 minus v1, या तो ऐसा याद रखो, इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे उसी वेलोसिटी से वो सेपरेट होंगे, सिंपल। तो आपको मिलेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू 1। इसी को हमने डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए e की वैल्यू 0। So in general for any collision the value of E is between 0 and 1, right? हमारा अगला टास्क था to find out final velocities after collision in case of elastic collision, okay? So final velocities निकालनी है हमको, final velocities निकालनी है हम लोगों को। final velocity
in an elastic collision, right? How do we find this? जितना भी अभी हमने ये किया है, right from starting from here until this particular step, ये सारा इलास्टिक कोलिजन के बारे में ही तो हम बात कर रहे थे। इसका मतलब आई हैव टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट आई कैन यूज। ये इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर सकता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 जो था मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या डेटा है? हमारे पास है m1, मैंने ऑलरेडी बताया। अगर ये ब्रैकेट्स आपको याद नहीं रहते, इक्वेशन 1 याद नहीं रहता है, तो याद रखना ही नहीं है। नहीं याद रख तक तो फिर वो मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आया था, एक बार लिख लेना, 2 स्टेप बढ़ेगी। देखो मिस्टेक करने से बेटर क्या, 2 स्टेप बढ़ा देना इफ यू डोंट रिमेम्बर। ओके, वापस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं करके दे देता हूँ। व्हाट इज linear momentum conservation? m1u1 plus m1v1 equal to m2 m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2. This is linear momentum conservation. तो मैं जब m1 को शिफ्ट करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, और जब मैं m2 टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो आई विल बी फाइनली गेटिंग दिस। ये हमारा पास इक्वेशन 1 था, और हमारे पास u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन नंबर 2 था। माई टास्क इज टू फाइंड आउट v1 एंड v2 बोथ। तो मैं इन दो इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे v1 चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड आउट v1, आई मस्ट एलिमिनेट v2 फ्रॉम इक्वेशन 1, v2 को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे v2 चाहिए तो मुझे v1 को हटाना पड़ेगा। तो लेट अस से मुझे v2 चाहिए, राइट? इफ आई वांट v2 तो मैं ऐसा लिखूंगा, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इफ आई वांट v1, सॉरी, दैट्स फाइन, दोनों में से एक। आपको अगर v1 चाहिए होगा तो you just have to eliminate v2. If you want v1 then you have to eliminate other. दोनों में से एक एलिमिनेट करो। अब इन ये v2 के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 इज u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2, मतलब सिर्फ v2 के जगह पे ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। तो ये आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 minus 2 m2 u2, because I have simplified terms in this bracket and multiplied with m2. क्या चाहिए था हमको? v1 चाहिए था। जब v1 चाहिए तो v1 जिस टर्म में है वो एक साइड पे और बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड पे। That's all you are supposed to do here. So what I am going to do is m2 v1 plus m1 v1, ये टर्म और ये टर्म एक साइड पे रखा, मतलब आई जस्ट शिफ्टेड दिस टर्म हियर, दैट्स इट। देन m1 u1 माइनस m2 u1 माइनस 2 m2 u2, इसमें से v1 कॉमन निकलेगा तो m1 प्लस m2 बचेगा, इसमें से u1 कॉमन निकलेगा तो m1 माइनस m2 बचेगा और माइनस 2 m2 u2 आ गया। Then divide whole this equation by m1 plus m2, तो मुझे मिलेगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। मिल गया इक्वेशन फॉर final velocity of first object after collision in terms of, मैंने पहले बताया था, in terms of m1 m2 u1 u2, है क्या? yes। क्यों चाहिए ऐसा? बिकॉज हम लोगों को कोलिजन से पहले का इंफॉर्मेशन पता ही ये होता है ना। ऑब्जेक्ट 2 अगर रेस्ट पे है, someone was asking me before class
अगर there is a standing car which is at rest, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ये टर्म जीरो, राइट, करेक्ट। तो हम लोग स्पेशल केस देखने वाले हैं। द आइडिया इज दिस कि हम लोगों को पता क्या होता है, हमको पता होता है कि पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या, पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना, दूसरे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना इनिशियल, गुड। और v2 on the similar lines you can find out v2, and as I told you that I will tell you a trick to remember. I'm going to tell you a trick to remember. एक काम करना, हमेशा याद रखना, जनरल स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले का सेम रहता है। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही होगा। अगर आप, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, v1 फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे u1, राइट। अगर आप सेकंड का फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी में m1 माइनस m2, यहाँ पे m2 माइनस m1, ओके। यहाँ पे जब पहले का आप फाइंड कर रहे हो तो सेकेंड टर्म में 2m2 u2, सेकेंड का फर्स्ट फाइंड कर रहे हो तो सेकेंड टर्म में 2m1 u1, राइट। ऐसा याद रखा जाता है। अब आई कैन मेक इट स्टिल सिंपलर टू रिमेम्बर, ये v1 ये v2, राइट, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 रहने ही वाला है। पहले टर्म में जब आप u1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में m1 माइनस m2 है, सेकेंड टर्म में 2m2 u2 है। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, डिनोमिनेटर में m2 प्लस m1 लिख लेता हूँ मैं इंटेंशनली। इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 प्लस m2 आई एम राइटिंग m2 प्लस m1, एक ही बात है। तो क्या हो गया कि ये m2 प्लस m1 है, प्लस है, प्लस डिनोमिनेटर में, तो ऊपर माइनस लिख दूंगा m2 माइनस m1, और ये v2 था तो ये u2 है, राइट। यहाँ पे 2m1 u1 हो गया। तो मैंने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी इन सेकंड केस फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 प्लस m2, ये 2 तो पहले 2, बस ये दिमाग में रखना, 2 तो पहले 2, 1 तो पहले 1, डिनोमिनेटर में प्लस न्यूमरेटर में माइनस, दैट्स इट, दैट्स इट। और यहाँ पे 1 है तो पहले टर्म में 1 है, यहाँ पे 2 है तो पहले टर्म में न्यूमरेटर में 2 है, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड टर्म्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो सेकंड टर्म में आएगा m2 u2। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो सेकंड टर्म में आएगा m1 u1, हो गया। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। तो इजी है। द थिंग इज, थोड़ा सा आपको सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये इतने पार्ट में। तो याद कैसे रखेंगे, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 मिला, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन मिला था, उसको हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया था, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे दिखाया है, राइट। और वहां से मुझे क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज नथिंग न्यू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, गुड, इतना मिल गया। अगर v1 फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में से आपको v2 एलिमिनेट करना है। अगर v2 फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में से v1 एलिमिनेट करना है। उसके बाद जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अगर v1 फाइंड करना है तो कीप ऑल द टर्म्स दैट हैव v1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मूव ऑल अदर ऑन द राइट हैंड साइड, जस्ट सिंप्लीफिकेशन।
By simplifying, you will end up with V1. Similarly, you can find out V2. Similar lines you can find out V2, right? Good. So sufficient for today, and I am going to open desk for questions now.